सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, हम लोगों ने आपके बाल विकास विषय के अंतर्गत चैप्टर नंबर 3 तक सभी अति लघु उत्तरीय और बहुविकल्पी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। आज के इस वीडियो में हम आपके चैप्टर नंबर 4 यानी कि अधिगम का अर्थ एवं सिद्धांत, मीनिंग एंड प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग जो चैप्टर है आपका, इसके सभी बहुविकल्पी क्वेश्चंस को हम अच्छे से पढ़ते हुए और समझते हुए चलेंगे। दोस्तों, ये चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट है कि मैं आपको इसको बता नहीं सकती। आपका अगर मैं यूपी टेट की बात करूं तो यूपी टेट में 30 नंबर का पेपर होता है बाल विकास का, और उस 30 नंबर में आपको मैक्सिमम 10 क्वेश्चन केवल इसी चैप्टर के मिलते हैं। तो आप समझ सकते हो कि ये चैप्टर कितना इम्पोर्टेंट है। जहां पर अधिगम आता है, अधिगम ही सब कुछ होता है। आप याद रखिएगा, जब भी आप स्कूल में जाते हैं तो बच्चों को कुछ ना कुछ आप सिखाने ही जाते हैं। तो जो सीखना चैप्टर है, अधिगम को हम सीखना ही कहते हैं। तो अधिगम यानी कि लर्निंग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपके सिलेबस में तो है ही, और आपको यूपी टेट, सुपर टेट एग्जाम में भी अच्छे मार्क्स ये चैप्टर जरूर दिलवाएगा। तो इसलिए इसको आप जरूर विशेष रूप से ध्यान से सभी क्वेश्चंस को पढ़िएगा। और किस मनोवैज्ञानिक ने कौन से सिद्धांत को दिया है, इस पर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत ही अच्छे से मैंने सभी मनोवैज्ञानिकों और उनके सिद्धांतों को बताया है, और वो भी दोस्तों सिर्फ और सिर्फ सिंपली वे में आप लोग एक बार पढ़ लेंगे तो आपको याद रहेगा, क्योंकि मैंने उसको ट्रिक से बताया है। तो अगर आप ट्रिक से पढ़ेंगे तो बहुत ही आसानी से आप सभी विषयों को अच्छे से समझ सकते हैं और अच्छे से पढ़ भी सकते हैं। खासकर बाल मनोविज्ञान विषय को मैंने बहुत ही अच्छे से अपने चैनल पर पढ़ाया है, और अगर आप लोग सभी वीडियोस को देखेंगे तो आपको बुक की जरूरत ही नहीं है, आपको किसी भी सीरीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी राजन सीरीज, पवन सीरीज सभी को अपने चैनल पर पढ़ा दिया है। तो दोस्तों, आपको सभी विषयों के प्लेलिस्ट की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और इसके भी चैप्टर नंबर 3 तक जो हमने क्वेश्चन पढ़ाए हैं सभी की लिंक आपको मिल जाएगी। और साइड में आई बटन पर भी क्लिक करके आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए हम बहुविकल्पी क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। आदत और अभिवृत्तियों के अर्जन को ही माना है अधिगम, स्थानांतरण, परिपक्वता या फिर अभिप्रेरणा। दोस्तों, आदत और अभिवृत्तियों के अर्जन को ही हम अधिगम कहते हैं, और ये एक परिभाषा है। ये परिभाषा दी गई है क्रो एंड क्रो के अनुसार। तो दोस्तों, जो अधिगम होता है इसका मतलब ही होता है सीखना। जब व्यक्ति जन्म लेता है और जब उसकी मृत्यु होती है, इस पूरी जर्नी में, उसके पूरे जीवन में व्यक्ति कुछ ना कुछ हमेशा सीखता रहता है, गिर करके संभलता रहता है। मतलब जीवन में कोई भी परिस्थिति आती है, उस परिस्थिति से इंसान जरूर कुछ ना कुछ सीखता है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर पढ़ाई लिखाई या स्कूल की बात नहीं हो रही है। जब आप स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट कर लेते हो, कॉलेज की पढ़ाई कंप्लीट कर लेते हो, आपको जॉब मिल जाती है। जॉब मिलने के बाद भी बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं जिनका आपको सामना करना पड़ता है अपने जीवन में। तो इस तरीके से आप जीवन भर कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो जो अधिगम चैप्टर है इसीलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर आदतों और अभिवृत्तियों के अर्जन को ही क्या कहते हैं, हम अधिगम कहते हैं। यानी कि जैसे जैसे हम सीखते जाते हैं, कुछ चीजें हमारी आदत में शामिल हो जाती हैं, और उसी तरीके से हमारी अभिवृत्ति यानी कि हमारी मनोदशा भी हो जाती है। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए, अधिगम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, अधिगम की प्रभावशाली विधि है करके सीखना, अनुकरण द्वारा सीखना, सामूहिक विधियों द्वारा सीखना या फिर उपयुक्त सभी। दोस्तों, करके सीखने का मतलब होता है कि आपको क्लास में कोई क्राफ्ट बनवाया जा रहा है, या फिर आपसे टीचर कोई क्रिएटिव कार्य करवा रहे हैं, कोई मॉडल आप बना रहे हैं, कोई चार्ट बना रहे हैं, तो इससे आप करके कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे। इसके अलावा अनुकरण द्वारा सीखना, अनुकरण का मतलब होता है कि जो टीचर होता है वो आपके आदर्श के रूप में होता है। जो आपके क्लास टीचर हैं या फिर जो आपके सब्जेक्ट टीचर्स हैं, वो उनका आपको अनुकरण करना चाहिए। जो उनके अंदर खूबियां हैं उसको अपने अंदर लेना चाहिए, अपने अंदर उनको ढालना चाहिए। तो आपको अपने टीचर्स को जरूर ऑब्जर्व करना है। इसके अलावा सामूहिक विधियों द्वारा, सामूहिक विधियों का मतलब है कि जैसे कभी कभी क्या होता है कि क्लास में कई सारे ग्रुप में कुछ कामों को डिवाइड कर दिया जाता है। यानी कि जैसे ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी, 4 भागों में आपने क्लास के बच्चों को बांट दिया और हर एक ग्रुप को अलग अलग काम दे दिया। तो उस ग्रुप में
जब कोई काम हो रहा है जिस भी ग्रुप में, मान लीजिए ग्रुप ए में कोई कार्य हो रहा है, तो ग्रुप ए के सभी बच्चों का दिमाग उसमें लगेगा और सभी अपना-अपना दिमाग चलाएँगे कि हाँ, ये अगर इस मॉडल को हम और अलग तरीके से बनाएँ तो और अच्छा बनेगा। इसको हम डिफरेंट तरीके से भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से समूह विधियों से भी बच्चे सीखते हैं। तो हम करके भी सीखते हैं, अनुकरण द्वारा भी सीखते हैं, सामूहिक विधियों से भी सीखते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 3 है, थियरीज ऑफ लर्निंग पुस्तक है वुडवर्थ की, थॉर्नडाइक की, हिलगार्ड की या फिर क्रॉनबेक की। दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन सी, हिलगार्ड की। ठीक है, थियरीज ऑफ लर्निंग पुस्तक हिलगार्ड की है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, अधिगम का मुख्य नियम नहीं है। दोस्तों थॉर्नडाइक ने अधिगम के 3 नियम बताए हैं। थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव, कोहलर, ये सभी नाम आपको भूलने नहीं चाहिए। इनको आपको हमेशा याद रखना जब तक आप शिक्षक नहीं बन जाते। ठीक है, तब तक आपको इनको बिल्कुल याद रखना है, क्योंकि यही सारे क्वेश्चन है जो आपके यूपी टेट में भी पूछे जाते हैं और आपके सिलेबस में तो अभी मैं दिखाती हूँ बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब देखिए, अधिगम के मुख्य 3 नियम दिए हैं थॉर्नडाइक ने। कौन कौन से नियम है? अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम, या फिर इसको आप ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। तो यहाँ पर पूछा है अधिगम का मुख्य नियम नहीं है, तो तत्परता का नियम ऑप्शन ए में दिया है, ये है। ऑप्शन सी में दिया अभ्यास का नियम, ये भी है। ऑप्शन डी में दिया है प्रभाव का नियम, ये भी मुख्य नियम है थॉर्नडाइक का। तो यहाँ पर सादृश्यता तथा अनुक्रिया का नियम है, ये थॉर्नडाइक का मुख्य नियम नहीं है, तो इसीलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बाकी सभी अधिगम के मुख्य नियम हैं जो थॉर्नडाइक ने दिए हैं, और ये तीनों ही आप हमेशा याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रयास तथा त्रुटि सिद्धांत के प्रतिपादक है सीएल हल, पावलोव, थॉर्नडाइक या फिर वुडवर्थ। दोस्तों प्रयास तथा त्रुटि सिद्धांत के प्रतिपादक हैं थॉर्नडाइक। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। थॉर्नडाइक के सिद्धांत को हम प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं, और थॉर्नडाइक ने सीखने के मुख्य 3 नियम दिए हैं और गौड़ 5 नियम दिए हैं। तो मुख्य नियम 3 है, गौड़ नियम 5 है, ये आप बिल्कुल याद रखिए। और देखिए ये क्वेश्चन पूछा भी गया 2017 में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, पावलोव ने अनुबंधित अनुक्रिया कंडीशनल रिस्पॉन्स सिद्धांत को समझाने के लिए किस पर प्रयोग किया? दोस्तों पावलोव ने किस पर प्रयोग किया था? ऑप्शंस हैं कुत्ते पर, बिल्ली पर, चूहे पर या वनमानुष पर। आप सभी को पता है कि पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर किया था, पावलोव ने कुत्ते पर किया था, कोहलर ने वनमानुष पर किया था, ये आप याद रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, स्किनर ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत या फिर क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन डी, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत आप सभी लोगों को पता है, कोहलर ने दिया है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया है। इसके अलावा शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत पावलोव ने दिया है। तो इस तरीके से यहाँ पर जितने भी सिद्धांत थे मैंने सबको बता दिया। स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जितने भी दोस्तों इन्होंने सिद्धांत दिए हैं, चाहे स्किनर ने, पावलोव ने, कोहलर ने, इसके अलावा थॉर्नडाइक ने, मैंने सभी को एक वीडियो में समेट दिया है, सभी को ट्रिक के माध्यम से पढ़ाया है। आप लोग प्लीज दोस्तों उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, एनिमल इंटेलिजेंसी के लेखक हैं एडवर्ड एल थॉर्नडाइक, स्किनर, ब्रूनर या फिर हल। दोस्तों एनिमल इंटेलिजेंसी के लेखक हैं थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक का पूरा नाम था एडवर्ड एल थॉर्नडाइक। तो आप इस तरीके से भी याद रखिए, थॉर्नडाइक भी याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 है, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की एक प्रक्रिया है, यह कथन है एडवर्ड एल थॉर्नडाइक का, स्किनर का, कोहलर का या फिर वुडवर्थ का। दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्किनर का। स्किनर का ये दोस्तों स्किनर की ये परिभाषा है, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की एक प्रक्रिया है। यानी कि जैसे जैसे हम सीखते जाते हैं वैसे वैसे जो हमारा व्यवहार है उसमें हम सामंजस्य बनाते जाते हैं। यानी कि जितना हम सीखते हैं उतने ही हम व्यवहारिक होते जाते हैं। जैसे अगर हमारे पास शब्द कम है, हमारे पास शब्दों का भंडार नहीं है, तो हम बहुत ही सीमित शब्दों का यूज करेंगे। लेकिन धीरे धीरे जब हम रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे बोलने की, तो हमारा जो शब्द भंडार है हमारा वो बढ़ता जाएगा। जब बढ़ता जाएगा तो हम अपने वाक्यों को का सामंजस्य बहुत ही अच्छे से बैठा पाएंगे और अपनी बातों को किसी के भी सामने बहुत ही अच्छे से रख पाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, पियाजे के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की स्थितियां हैं 2, 4, 6 या 3। दोस्तों पियाजे के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की
4 अवस्थाएं होती हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पर देखिए 2017 में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को भी मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया है, वो भी वीडियो के माध्यम से। चारों अवस्थाओं को दोस्तों मैंने 2 वीडियो में बनाया है ताकि आप लोगों को किसी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन ना हो। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैं बार-बार आप लोगों को बता रही हूँ कि आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए, क्योंकि ये चैप्टर आप जब तक शिक्षक नहीं बन जाएंगे तब तक आपके काम आने वाले हैं। तो पियाजे के जो चारों विकास के सिद्धांत हैं या चारों विकास के जो इन्होंने स्थितियां बताई हैं किसी भी बच्चे के बौद्धिक विकास की, चारों अवस्थाओं को बारी-बारी से आपको बता रही हूँ। आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं। पहली अवस्था होती है संवेदीय पेशी अवस्था और ये जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक होती है। संवेदी गामक या संवेदी गामक पेशी अवस्था भी इसको हम कह सकते हैं। इसके अलावा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो कि 2 से लेकर के 7 वर्ष तक होती है। इसके बाद होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि 7 से लेकर के 11 वर्ष तक होती है। इसके अलावा चौथी होती है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि 11 से लेकर के 15 वर्ष तक होती है। तो ये बालक के बौद्धिक विकास की एक उन्होंने आधारशिला रखी थी, या फिर ये कह सकते हैं कि जैसे-जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं किस तरीके का उनमें मानसिक और शारीरिक परिवर्तन होता है, खासकर बौद्धिक विकास पर इन्होंने विशेष ध्यान दिया है। तो संज्ञान का मतलब ही होता है किसी भी बच्चे का बौद्धिक रूप से विकास। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी 4, यानी कि संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं। किसने बताया है? जीन पियाजे ने बताया है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने जीन पियाजे के सभी सिद्धांतों को अच्छे से 2 वीडियोस में कंप्लीट किया है ताकि आप लोग किसी भी प्रकार से किसी प्रकार के कोई कंफ्यूजन में ना रहें। क्वेश्चन नंबर 11 है सीखने के गौड़ नियमों की संख्या। दोस्तों थार्नडाइक ने सीखने के 3 मुख्य नियम दिए थे और 5 गौड़ नियम दिए थे, मैंने आपको बताया है। ऑप्शन है 4, 5, 6 या फिर 7। राइट आंसर है ऑप्शन बी 5। क्वेश्चन नंबर 12 है अधिगम के सूझ या अंतर्दृष्टि के प्रतिपादक हैं, या अधिगम के सूझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के प्रतिपादक ऑप्शन है हल, स्किनर, थॉर्नडाइक या फिर कॉलर। राइट आंसर है ऑप्शन डी कॉलर। कॉलर के सिद्धांत को हम सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहते हैं। कॉलर ने वनमानुष पर प्रयोग किया था। वनमानुष का नाम था सुल्तान। ये भी आप याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि उस जिस वनमानुष पर इन्होंने प्रयोग किया था उसका नाम क्या था। क्वेश्चन नंबर 13 है अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन कहलाता है? अवधान, प्रेरणा, प्रतिकार या फिर अधिगम। दोस्तों अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को हम कहते हैं अधिगम। ये देखिए आप 15 और 17 में ये क्वेश्चन 2 बार लगातार पूछा गया है एक ईयर के गैप में, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, यानी कि जो हम सीखते हैं और जो हम अनुभव करते चलते हैं अपने जीवन में, उससे जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है उसे ही हम कहते हैं अधिगम या सीखना। क्वेश्चन नंबर 14 है कॉलर के सीखने के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? अभी आपने ऊपर देखा कॉलर ने ही बताया है सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, और सेम यही क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कॉलर के सीखने के सिद्धांत को किस नाम से हम जानते हैं? दोस्तों पूर्ण आकृति, समग्र आकृति, पुनर्वलन का सिद्धांत, उद्दीपन सिद्धांत, क्रियात्मक सिद्धांत। राइट आंसर है ऑप्शन ए पूर्ण आकृति या समग्र सिद्धांत। दोस्तों जो कॉलर का सिद्धांत है वो बताता है हमें पूर्ण से अंश की ओर, यानी कि इनके कहने का मतलब है पहले पूरी परिस्थिति का ज्ञान करा दिया जाए बच्चे को, प्रत्यक्ष उसका अनुभव करा दिया जाए, उसके बाद वो एक एक चीज के बारे में पढ़े। जैसे कि पूरा एक पेड़ है, पहले पूरे पेड़ को बच्चों को दिखा दीजिए, उसके बाद अब उस एक पेड़ में आप बताइए डालें कहाँ हैं, पत्तियां कहाँ हैं, फूल कहाँ है, जड़ कहाँ है, ये सब चीजें बच्चों को बताइए। तो इस तरीके से जो कॉलर का सिद्धांत था वो पूर्ण आकृति और समग्र आकृति का ही या समग्र सिद्धांत भी इसको हम कहते हैं। तो आप याद रखिएगा कि कॉलर के सीखने के सिद्धांत को हम पूर्ण आकृति सिद्धांत, समग्र सिद्धांत या सूझ का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी कहते हैं। तो एक ही सिद्धांत को कई नामों से हम जानते हैं, इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि मैंने वीडियो बनाया है उसको आप जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है वो वीडियो। और पुनर्बलन का सिद्धांत दिया है, आप सभी को पता है पुनर्बलन का सिद्धांत हल ने दिया है, और पुनर्बलन कितना महत्वपूर्ण होता है ये मैं ऑलरेडी पिछली वीडियोस में आप लोगों को बता चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 है अनुभव एवं प्रशिक्षण के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन कहलाता है? अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन अधिगम कहलाता है। ये आपने कई बार देखा, अभी 2016 में ये भी पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 16 है पावलो ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करके किया था? पावलो ने अपना प्रयोग कुत्ते पर किया था, ये भी आपने देखा है। थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर किया था, कॉलर ने वनमानुष पर किया था।
क्वेश्चन नंबर 17 है, थॉर्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करके किया था? देखिए सेम वही क्वेश्चन, थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग बिल्ली पर किया था, तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18 है, थॉर्नडाइक ने सीखने से संबंधित मुख्य कितने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया? थॉर्नडाइक ने सीखने से संबंधित मुख्य 3 नियम कौन कौन से? तत्परता का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत और प्रभाव का सिद्धांत। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, व्यक्ति की वह मनोस्थिति जिसके द्वारा वह विभिन्न परिस्थितियों में सामाजिक और व्यक्तिगत समायोजन करने में समर्थ होता है कहलाती है समंजन, मानसिक स्वास्थ्य, आत्मसातन या फिर प्रकीर्णन। दोस्तों, व्यक्ति की वह मनोस्थिति जिसके द्वारा वह विभिन्न परिस्थितियों में सामाजिक और व्यक्तिगत समायोजन करने में समर्थ होता है वो कहलाती है समंजन, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अब दोस्तों, व्यक्ति की वह मनोस्थिति यानी कि व्यक्ति अपने जीवन में के पूर्व अनुभव से कुछ ना कुछ सीखता रहता है। पूर्व अनुभवों का मतलब है जो भी उसने किया है, जो भी वह लगातार अपने जीवन में आगे बढ़ रहा है, तो वो कुछ ना कुछ सीखते हुए चल रहा है। जो अपनी परिस्थितियों से कुछ ना कुछ सीख करके सामाजिक और व्यक्तिगत समायोजन रखता है अपने जीवन में जो भी व्यक्ति, उसे ही हम कहते हैं समंजन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, बालक के कोशों एवं पेशियों में समय के साथ साथ होने वाला परिवर्तन जिसके कारण वह एक निश्चित समय पर कोई कार्य कर सकता है कहलाता है परिपक्वता, अभिसरण, समंजन या फिर प्रत्यक्षण। दोस्तों, बालक के कोशों एवं पेशियों में समय के साथ साथ होने वाला परिवर्तन जिसके कारण वह एक निश्चित समय पर कोई भी कार्य कर सकता है वो कहलाती है परिपक्वता। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 है, कोहलर ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करते हुए किया था? बिल्ली, कुत्ता, वनमानुष या फिर मनुष्य। राइट आंसर है ऑप्शन सी वनमानुष। क्वेश्चन नंबर 22 है, किसी विषय, कार्य अथवा परिस्थिति में अर्जित ज्ञान द्वारा अन्य किसी कार्य, विषय अथवा परिस्थिति में लाभ प्राप्त होना कहलाता है। दोस्तों, किसी विषय, कार्य अथवा परिस्थिति में आपने कोई भी चीज सीखी है और वह आपको किसी अन्य परिस्थिति में काम आ रही है, इसको आप क्या कहेंगे? दोस्तों, सिंपल सी लैंग्वेज में अगर आपको साइकिल चलाने आ रही है तो आप बहुत ही अच्छे से बाइक या स्कूटी चला लेंगे। जैसे अगर आपको बाइक चलाने आ रही है तो आप उससे बड़ी गाड़ियां भी चला लेंगे। तो इस तरीके से आपने किसी परिस्थिति में जो ज्ञान सीखा था वो आपको किसी और परिस्थिति में काम आ रही है, तो इसे हम कहते हैं अधिगम का स्थानांतरण। और ये टॉपिक भी मैंने बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है, अधिगम का स्थानांतरण। आप उस टॉपिक को भी देख सकते हैं, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी, यानी कि एक परिस्थिति में आपने कोई ज्ञान सीखा है और वही ज्ञान आप दूसरी परिस्थिति में यूज कर रहे हैं। जैसे कि आपने मैथ सॉल्व करना, क्वेश्चन सॉल्व करना आपने सीखा है मैथ में, लेकिन वही आप फॉर्मूले यूज करके आप जो आपका साइंस सब्जेक्ट है, जो आपका फिजिक्स है, भौतिक विज्ञान, उसके भी क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर ले रहे हैं। तो इस तरीके से आपने सीखा तो गणित में, लेकिन वो काम विज्ञान में भी आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 है, सीखने की मात्रा तथा समय के संबंध को चित्रांकित करने वाली वक्र रेखा कहलाती है अधिगम वक्र, पठार वक्र, संप्राप्ति वक्र या फिर बुद्धि लब्धि वक्र। राइट आंसर है ऑप्शन ए अधिगम वक्र। क्वेश्चन नंबर 24 है, जब कोई बालक सीखने को तत्पर होता है तब वह चीजों को जल्दी से सीखता है। यह थॉर्नडाइक के सीखने की किस नियम के अंतर्गत आता है? प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आपको क्वेश्चन में ही मिल गया। जब कोई बालक सीखने को तत्पर रहता है, उत्सुक रहता है, तो तत्पर होता है, यानी कि तत्परता का नियम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है, सीखने के किस सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति संपूर्ण परिस्थिति के प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सीखता है? अभी मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझाया था कि व्यक्ति किस सिद्धांत से पहले संपूर्ण परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण कर लेता है। जैसे कि अगर आपको बच्चों को पौधे के तने के बारे में बताना है, पत्तियों के बारे में, फूलों के बारे में, फलों के बारे में बताना, सबसे पहले आप क्या करिए, बच्चे को पूरा पेड़ दिखा दीजिए। जब बच्चे ने एक बार पूरा पेड़ देख लिया, पूरी आकृति देख ली, उसके बाद आप एक एक चीज के बारे में उसको बताइए, यानी कि तना कहाँ है, पत्तियां कहाँ। ऐसे ही आपको अगर बच्चे को बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ाना है, बॉडी पार्ट्स का मतलब कि बच्चे को आपको हाथ कहाँ है, उंगलियां कहाँ है, आंखें कहाँ है, कान कहाँ है, तो इस तरीके से बच्चे को पढ़ाने से अच्छा पहले आप उसको एक बॉडी दिखा दीजिए। जब आप उसको एक बॉडी दिखा देंगे तो उस बॉडी, पूरी बॉडी को देखने के बाद जब आप उसको ये समझाएंगे हाथ कहाँ है, पैर कहाँ है, आंख कहाँ है, नाक कहाँ है, तो छोटे बच्चे बहुत ही आसानी से अच्छे से समझ जाएंगे। तो इस तरीके से पहले संपूर्ण परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण करा दीजिए बच्चों को, फिर एक एक पार्ट के बारे में बताइए। यही है प्रत्यक्षीकरण का सिद्धांत, या फिर इसी को हम कहते हैं सूझ का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शंस हैं,
प्रश्न और भूल का सिद्धांत, संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत या फिर अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। तो इस तरीके से यहाँ पर दोस्तों जितने भी क्वेश्चन थे आज इस चैप्टर में आपने सभी को कंप्लीट किया। उम्मीद करती हूँ कि आपने सभी क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से किया होगा और इस पूरे सेशन को आपने एंजॉय भी किया होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, कॉलेज के फ्रेंड्स, कॉलेज का ग्रुप, जहां पर भी आपको लगे कि इस वीडियो की जरूरत है वहां पर जरूर इस वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों, जिससे अधिक से अधिक प्रशिक्षुओं तक ये वीडियो पहुंच सके और अधिक से अधिक प्रशिक्षु हमसे जुड़ सके। तो दोस्तों आप लोगों को सभी विषयों की प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, मैंने ऑलरेडी बता दिया है। और आपने अगर अभी तक हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल कलर का बटन होगा सब्सक्राइब का, उस पर क्लिक कर दीजिए। बगल में घंटी का निशान होगा, उसको भी दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए और आप लगातार हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और लगातार ऐसे ही हमारे वीडियोस को देखते रहिए। और ऐसे ही लगातार दोस्तों अपने लाइक के माध्यम से, कमेंट्स के माध्यम से हमारा प्रोत्साहन करते रहिए। आपके जितने लाइक आते हैं, जितने कमेंट आते हैं, हम उतने ही उत्साहित होते हैं आप लोग के अधिक से अधिक वीडियोस बनाने के लिए। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। जय हिंद।